तो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके चैनल का होस्ट निर्मल शर्मा और आज की इस वीडियो में हम बात करने जाएंगे डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना करा हो तो आप मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके प्लीज़ बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। तो आज की बात शुरू करते हैं कहानी डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म की। If you look around us, you will see a large variety of living organisms, be it potted plant, insects, bird, your pet or other animal and plants. अगर आप अपने आसपास देखेंगे आप एक बहुत बड़ी वैरायटी देखेंगे, विभिन्न लिविंग ऑर्गेनिज्म की आप वैरायटी देखेंगे, चाहे वो पॉटेड प्लांट्स होंगे, चाहे वो इंसेक्ट्स होंगे, बर्ड होंगे, योर पेट्स होंगे यानी आपके पालतू जानवर होंगे या फिर कोई अदर प्लांट या एनिमल होंगे। मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, आप कमेंट करके बताना आपको कितनी स्पीशीज पता है ऑर्गेनिज्म की अभी तक, प्लीज़ कमेंट करके बताना। There are also several organisms that you cannot see with your naked eyes, but they are all around you. ऐसे भी काफ़ी सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो जिन्हें हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, पर वो ऑर्गेनिज्म हमारे आसपास हैं, जैसे कि बैक्टीरिया और आपके वो फंगई वगैरह। हम उन्हें नहीं देख सकते बट येट वो हमारे आसपास हैं। If you were to increase the area that you make observation in, the range and variety of organisms that you see would increase. अगर तुम अपना एरिया बढ़ाओगे, अगर तुम अपना एरिया बढ़ाओगे ऑब्जर्वेशन का, तो तुम देखोगे, अगर तुम अपना एरिया बढ़ाओगे ऑब्जर्वेशन का तो तुम एक बहुत ज़्यादा बड़ी वैरायटी देखोगे ऑर्गेनिज्म की। जितना ऑब्जर्वेशन एरिया तुम्हारा पहले था उसके मुकाबले तुम ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स देख सकोगे। Obviously, if you were to visit a dense forest, you would probably see a much greater number and kind of living organism in it. अगर तुम किसी डेंस फॉरेस्ट में जाते हो लाइक अमेजन फॉरेस्ट और काजीरंगा फॉरेस्ट तो तुम एटसेट्रा, तो तुम काफ़ी बड़ी नंबर ऑफ और काफ़ी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अपने आसपास पाओगे। Each different kind of plants, animals or organism that you see represent a species. तुम चाहे कोई भी प्लांट देखो, एनिमल देखो या ऑर्गेनिज्म देखो अपने पास, वो अपनी अपनी स्पीशीज को रिप्रेजेंट करते हैं। The number of species that are known and described range between 1.7 to 1.8 millions. अगर हम ऐसी स्पीशीज़ को देखें जिन्हें हम आज जानते हैं और उन्हें डिस्क्राइब कर सकते हैं, जिन स्पीशीज़ को, वो लगभग 1.7 टू 1.8 मिलियंस हैं। बहुत बड़ा नंबर है, अ वेरी ह्यूज नंबर। दिस रेफर्स टू बायोडाइवर्सिटी। इसे बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, यानी बायोडाइवर्सिटी मीन्स ऑर्गेनिजम्स में विभिन्नता, ऑर्गेनिजम्स में विभिन्नता और द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। We should remember here that as we explore new area and even old ones, new organisms are continuously being identified. तो इससे हमें ये समझ आता है जो 1.7 टू 1.8 मिलियंस आपको स्पीसीज बताई थी पर वो फिक्स्ड नहीं है। यहाँ पे कहा गया है जैसे जैसे आप नए एरियाज़ को एक्सप्लोर करेंगे और ओल्ड वन को भी एक्सप्लोर करेंगे और ज़्यादा, तो नए नए ऑर्गेनिज्म कंटिन्यूसली हमारे सामने आते रहेंगे और हम उन्हें आइडेंटिफाई करते रहेंगे। As stated earlier, there are millions of plants and animals in the world. We know the plants and animals in our own area by their local names. हमने जैसे ऊपर पढ़ा कि हमारे पास मिलियंस ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीसीज़ हैं, तो हम आपने देखा होगा हम एक पर्टिकुलर एरिया या पर्टिकुलर रीजन में हम किसी भी प्लांट और एनिमल का नाम डिफरेंट होते हैं, हम उनको उनके लोकल नेम से जानते हैं। जैसे कि
हम एलिफेंट का ही बायोलॉजिकल नेम ले लें, एलिफस मैक्सिमस, उसे हम लोकल रीजनल लैंग्वेज में एलिफेंट या हाथी कहते हैं, बट बायोलॉजिकली उसे का नाम क्या है, एलिफस मैक्सिमस। मैंगो का हम आम या फिर मैंगो कहते हैं, बट उसका बायोलॉजिकल नेम है मैंगीफेरा इंडिका। तो इससे पता चलता है दीज लोकल नेम्स वुड वेराई फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि यूपी के एरिया में जो नाम होगा किसी भी पर्टिकुलर प्लांट और एनिमल का, वही नाम राजस्थान में होगा या फिर वही कनाडा वगैरह अदर कंट्रीज़ में होगा। ऐसा संभव तो नहीं है, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है। इसलिए जो ये लोकल नेम्स होते हैं ये प्लेस टू प्लेस वैरी करते हैं, यानी प्लेस टू प्लेस डिफरेंट होते हैं, इवन विद इन अ कंट्री, जैसे कि हमने बात करी कंट्री के अंदर भी। प्रोबेबली यू वुड रिकॉग्नाइज द कंफ्यूजन दैट वुड बी क्रिएटेड इफ वी डिड नॉट फाइंड अ वे एंड मीन टू टॉक टू ईच अदर टू रेफर्स टू ऑर्गेनिज्म वी आर टॉकिंग अबाउट। ये वाला पार्ट जो थोड़ा सा है ये आप इसे ना पढ़ें तो सही रहेगा, बिकॉज इसमें ज़्यादा यूज़फुल आपको कंटेंट नहीं मिलता है। Hence, there is a need to standardize the naming of living organisms such that a particular organism is known by the same name all over the world. हमारे अंदर कन्फ्यूज़न ना क्रिएट हो जाए। कन्फ्यूज़न बहुत बड़ी चीज़ होती है। अब आप सपोज़ करो आप अपनी कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए इंटेलेक्चुअल लर्निंग देखते हैं, बट एनिमल्स तो नहीं देखेंगे। तो इसलिए अपनी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए स्टैंडर्डाइज नेमिंग सिस्टम जो है उसे बनाने की ज़रूरत पड़ी, जिसके अंदर ये था कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को ऑल ओवर द वर्ल्ड एक कॉमन नेम से जाना जाए। प्लीज़ मैं आपको दोबारा रिमाइंड करता हूँ कि आप प्लीज़ लाइक दबाते रहें, बिकॉज आपके लाइक्स हमारे लिए ग्लूकोज का काम करते हैं और ग्लूकोज के बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर। जो हमने ये ऊपर बात करी कि स्टैंडर्डाइज नेमिंग करना लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जो हम नेमिंग करते हैं बेसिकली ऑर्गेनिज्म को या किसी भी चीज़ की नेमिंग करते हैं उसे हम नॉमेनक्लेचर कह देते हैं। Obviously, nomenclature or naming is only possible when the organism is described correctly and we know to what organism the name is attached to. सीधी सी बात है, जो nomenclature है या फिर नेमिंग जैसा कि मैंने ऊपर कहा, वो जब भी संभव है कि जब हमें पता चले कि वो ऑर्गेनिज्म किससे कनेक्ट है, उस ऑर्गेनिज्म का नाम किससे अटैच है। जैसे हम बात करते हैं एलिफेंट की, उसका नाम मैमथ से अटैच है, जो बहुत प्रिमिटिव कह रहा हूँ, जो बहुत पुराने एंसेस्टर्स हैं, तो उसका नाम किससे जुड़ा हुआ है, मैमथ से जुड़ा हुआ है। ऐसे ही हमारा नाम गोरिल्ला वगैरह से जुड़ा हुआ है। तो ये जो चीज़ है जिसमें हम ये देखते हैं कि उस ऑर्गेनिज्म का नाम किस ऑर्गेनिज्म से जुड़ा हुआ है, उसे आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। In order to facilitate the study, number of scientists have established procedure to assign a scientific name to each known organisms. अब अपनी स्टडी को फैसिलिटेट करने के लिए, अपनी स्टडी को इजी करने के लिए, जैसे कि आप अपनी स्टडी को इजी करने के लिए इंटेलेक्चुअल लर्निंग ज़रूर देखते होंगे, ऐसी अपनी स्टडी को इजी करने के लिए काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने कुछ प्रोसीजर्स असाइन करे गए हैं, इस्टेब्लिश करे, स्थापित करे हैं, जिसके बेसिस पे साइंटिफिक नेम का किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम रखा जाता है। दिस इज एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये ऑल ओवर द वर्ल्ड सभी बायोलॉजिस्ट को एक्सेप्टेड होता है। फॉर प्लांट साइंटिफिक नेम्स आर बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया which are provided in international code for botanical nomenclature. अगर हम प्लांट्स की बात करें, जो साइंटिफिक नेम्स हैं वो बेस्ड होते हैं जो प्रिंसिपल और जो क्राइटेरिया है जो कि ICBN यानी इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर प्रोवाइड करता है। उसके बेसिस पे, उसके प्रिंसिपल और क्राइटेरिया के बेसिस पे प्लांट का नॉमेनक्लेचर होता है। यहाँ पे बोटेनिकल प्लांट से रिलेटेड टर्म है, इसलिए यहाँ पे इन्होंने बोटेनिकल वर्ड यूज़ करा। यू मे आस्क हाउ आर एनिमल्स नेम्ड। अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है, भाई प्लांट का तो पता चल गया कि ये तो ICBN से कनेक्ट होता है, बट अब क्वेश्चन आता है कि हमारा
एनिमल का किससे होता है? बेचारे एनिमल्स का भी तो किसी से होता होगा। यस, एनिमल्स का भी होता है। आइए देखते हैं। एनिमल्स टेक्सोनॉमिस्ट हैव evolved इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। एनिमल्स के लिए हम यूज करते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। द साइंटिस्ट, टेक्सोनॉमिस्ट क्या होता है? अब हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है, टेक्सोनॉमिस्ट क्या होता है? टेक्सोनॉमिस्ट एक साइंटिस्ट होते हैं, साइंटिस्टों का साइंटिस्ट ही कहते हैं, एक ब्रांच के साइंटिस्ट होते हैं जो कि एनिमल्स को उनके ऑर्डर के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। तो एनिमल टेक्सोनॉमिस्ट जो होते हैं वो उन्होंने ICZN को इवॉल्व करा था नॉमेनक्लेचर के। द साइंटिफिक नेम्स इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम। साइंटिफिक नेम ये भी इंश्योर करता है कि सभी ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम होगा, जो कॉमन होगा, जो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेबल होगा। डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड इनेबल द पीपल to arrive at the same name. They also ensure that such a name has not been used for any other known organism. ये भी इंश्योर करता है कि ये जो नाम ये रख रहे हैं ICZN के अकॉर्डिंग, वो नाम केवल एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए इस्तेमाल हो, बाकी किसी ऑर्गेनिज्म के लिए इस्तेमाल ना हो। जैसे कि हम कई बार किसी राज्य में ऐसा होता है कि हम एक ऑर्गेनिज्म है, उसका नाम कुछ है, एक्स है उस ऑर्गेनिज्म का नाम, और दूसरा ऑर्गेनिज्म है उसमें दूसरे राज्य में भी एक्स नाम से बोलते हैं। तो ऑर्गेनिज्म एक हुआ, वो नेम एक हुआ, बट ऑर्गेनिज्म दो तरीके के से बोलते हैं। तो इसलिए ये भी इंश्योर करता है कि जो नेम है वो किसी और ऑर्गेनिज्म का नाम ना हो। Biologists follow universal accepted principle to provide scientific name to known organism. Biologist कुछ यूनिवर्सल लॉ को एक्सेप्टेड करते हैं, प्रिंसिपल्स हैं कुछ, जिसके अकॉर्डिंग वो नॉमेनक्लेचर या नाम रखते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का। ये बात याद रखना है, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल हो, किसी भी कुछ भी हो, उसके नाम के अंदर 2 कंपोनेंट्स होंगे, उसका जेनेरिक नेम जिसे हम जीनस कहते हैं, और उसका स्पेसिफिक एपिथेट जिसे हम स्पीशीज कहते हैं। ये जो 2 नाम रखने वाला सिस्टम है इसे हम बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं। दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम विद 2 कंपोनेंट्स, जिसके अंदर 2 कंपोनेंट्स होते हैं, उसे हम बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं। This naming system was given by Carlos Linnaeus. ये नीट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, which scientist give the system of binomial nomenclature? इसमें आपको लिख देना Carlos Linnaeus is being practiced by biologists all over the world. ये जो सिस्टम होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉलो किया जाता है। अब 12th में पढ़ेंगे ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर, जिसमें एक एग्जाम्पल है गोरिल्ला का, गोरिल्ला उसका नॉमेनक्लेचर ये है, मगर ये अभी हमें इस चैप्टर में उसकी नीड नहीं पड़ेगी, तो हम उसे अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे। दिस नेमिंग सिस्टम यूजिंग अ 2 वर्ड फॉर्मेट वॉज फाउंड कन्वीनियंट। ये जो नेमिंग सिस्टम है 2 वर्ड फॉर्मेट का, ये ज़्यादा कन्वीनियंट पाया गया। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ मैंगो टू अंडरस्टैंड द वे ऑफ प्रोवाइडिंग साइंटिफिक नेम बेटर। हम अब मैंगो का एग्जाम्पल ले रहे हैं जिससे कि हम इजीली समझ जाएं किस किस मेथड या किस किस प्रोसीजर से नाम रखा जाता है। जो साइंटिफिक नेम है मैंगो का वो है मैंगीफेरा इंडिका। जो साइंटिफिक नेम है मैंगो का वो क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। लेट अस लुक हाउ इट इज़ अ बाइनोमियल नेम। अब देखते हैं ये बाइनोमियल नेम कैसे होगा। हमने पढ़ा था बाइनोमियल नेम्स में 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, जीनस का और स्पेसिफिक एपिथेट का। ओके, तो यहाँ पे कुछ रूल्स दे रखे हैं, 4 ही रूल्स हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत इजी रूल्स है। इसे हम देखते हैं, जिसके बेसिस पे नॉमेनक्लेचर करा हो जाता है। इसके बहुत ज़्यादा मार्क्स होते हैं। आइए देखते हैं ये सारे रूल्स। Biological names are generally in Latin and written in italics. They are
लैटिनाइज्ड और डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन्स। जो बायोलॉजिकल नेम होते हैं वो जनरली लैटिन में होते हैं और इटैलिक्स में रखे जाते हैं, और ये लैटिनाइज्ड या डेराइव्ड होते हैं लैटिन वर्ड से। लैटिन लैंग्वेज हमने पढ़ी है, कई बार देखा है ना कि दिस लैंग्वेज इज डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन वगैरह बुक्स में बहुत आता है। द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस, जो मैंने जैसे ऊपर कहा जो पहला वर्ड है बायोलॉजिकल नेम में वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है, वाइल द सेकेंड कॉम्पोनेंट डिनोट द स्पेसिफिक एपिथेट और स्पीशीज। बोथ द वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइंड। जब वो बायोलॉजिकल नेम हैंड रिटन होंगे जैसे कि हम लिखते हैं वो सेपरेटली अंडरलाइन होंगे या फिर इटैलिक्स में लिखे हुए होंगे। द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर। जो जीनस से स्टार्ट होगा वर्ड वो कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, वाइल द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट विद द स्मॉलर लेटर। और वहीं जो स्पेसिफिक एपिथेट होगा वो स्मॉलर लेटर से लिखा जाएगा। इट कैन बी लिस्टेड विद द एग्जाम्पल ऑफ मैंगीफेरा इंडिका। ये हम मैंगीफेरा इंडिका के एग्जाम्पल से देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। आज की इस वीडियो में हमने डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में थोड़ा सा जाना और हमने बात करी कुछ रूल्स वो नॉमेनक्लेचर के। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। टिल कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड स्टे एट होम, स्टे सेफ। थैंक यू।